आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, एक आज बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न का चर्चा करेंगे। ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हैं और जिस सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो आपके जो आपके हैं जी सेमेस्टर 4 यूजी कोल्हान विश्वविद्यालय के उसमें काम आएगा। साथ ही साथ जेपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम के मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि भारतीय धन का निर्गमन किस प्रकार हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी भारत से जो धन बाहर चले गए, खासकर इंग्लैंड चले गए, उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न को बीपीएससी 42 मेंस की परीक्षा में पूछा गया था, इतिहास ऑप्शनल पेपर। देखिए, ब्रिटिश काल में भारत से अधिक धन वसूलना तथा उसे इंग्लैंड ले जाना ही अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेज कोई रिलेशन कायम करने के लिए यहाँ नहीं आया था, अंग्रेज व्यापार करने के लिए आया था। वो ज्यादा से ज्यादा धन को जो है सो यहां से ले जाने के लिए आया था। ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारत निरंतर आर्थिक रूप से विपणन होता चला गया, मतलब कमजोर होता चला गया। यहाँ से आर्थिक जो है सो रूप से भारत कमजोर होता चला गया, मतलब यहाँ से कहाँ का धन जो है वहां पर इंग्लैंड जो है सो चला गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का निरंतर आर्थिक शोषण के विषय में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने प्रकाश डाला। यानी ये जो धन शोषण हो रहा था, आर्थिक शोषण हो रहा था, उस पर सबसे पहले जिन्होंने प्रकाश डालने का काम किया वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। कालांतर में अनेक अन्य इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों ने भी अंग्रेजी नीतियों से भारतीयों को अवगत कराया। इस प्रकार धन निर्गम का अर्थ है भारत की आर्थिक लूट। भारत में आय के जो साधन थे उन पर भारत स्थित ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कायम था और आय की अधिकांश लाभ जो है सरकार के अधिकारी और कर्मचारी उठा लेते थे। यह संपूर्ण आय 7 समुद्र पार ब्रिटेन भेज दी जाती थी। इस आय को भारत के उद्योग, व्यापार अथवा कृषि के विकास में नहीं लगाया जाता, मतलब यहाँ से जो आय होता था उसको यहाँ के विकास में नहीं लगाया जाता था, बल्कि यह धन को इंग्लैंड ले जाया जाता था। अब देखिए, धन निर्गम को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि भारत से ब्रिटेन के लिए माल का निर्यात ही भारत से धन का निष्कासन है, जिसमें भारत और इंग्लैंड दोनों की अर्थव्यवस्था पर जो है व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह भी लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एकत्र राजस्व से भारतीय वस्तुएं खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेज देने की नीति अपना ली। यानी यहाँ से कच्चे माल जाते थे, वहां से तैयार माल का आकर के यहाँ के बाजारों में बिकते थे। उन खरीदों को निवेश कहा जाता था। उनके रूप में भारत से धन निकासी हो रही थी। टीएन हजेरे के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर भारी कर का भार लाद दिया था और करों के रूप में जो आय प्राप्त होती थी वह इंग्लैंड को भेज दिया जाता था। अगर इसका उपयोग भारत के विकास के साधनों जैसे कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, सिंचाई आदि पर किया जाता तो हमारा देश भारत एक संपन्न देश होता। लेकिन यहाँ से जो आय होता था उसको यहाँ के विकास में नहीं लगा करके उसको वो इंग्लैंड भेज देता था। लेकिन ऐसा ना करके करीब सारी जो आय है ब्रिटेन के विकास में लगाई। निर्गम की यह प्रक्रिया भारत के लिए अभिशाप सिद्ध हुई और इंग्लैंड के लिए वरदान सिद्ध हुई। केसी राय ने धन के बाह्य प्रवाह को देशों के बीच मौद्रिक हस्तांतरण बतलाते हुए लिखा है कि यह एक पक्षीय भुगतान है जो प्रधान देश को लगभग भेंट स्वरूप ही दिया जाता है। भारत के तत्कालीन राष्ट्र नेताओं ने इस धन निष्कासन की धारा को प्राय आयातों पर निर्यात के अधिकृत माना। दूसरे शब्दों में भारत से
वस्तुओं का निर्यात अधिक हुआ, जिसके प्रतिपादन में भारत को कुछ नहीं मिला और भारत देश उत्तरोत्तर जो है निर्धनता का शिकार होता चला गया। इस तरह धन निकासी का अर्थ था भारत की संपदा, उगलने वाले आर्थिक साधनों पर ब्रिटेन के प्रभुओं का नियंत्रण और उनसे प्राप्त आय का 90% भाग इंग्लैंड भेज देना। गंगा से निकले स्रोत नली के जरिए भारत का धन प्रवाहित होकर इंग्लैंड के टेम्स नदी में जमा होता गया। धन निर्गम का लेखा जोखा डॉक्टर ताराचंद ने विविध स्रोतों के आधार पर भारत से बाहर जाने वाले धन का मोटा मोटी हिसाब प्रस्तुत किया। बंगाल के राजस्व तथा खर्च विषयक एक विवरण के अनुसार कंपनी प्रशासन के पहले 6 वर्षों में भारत का शुद्ध राजस्व ने 1,30,000 है न 1,30,66,991 पाउंड और कुल खर्च 92,7,609 पाउंड था। इसी तरह 43,9,152 पाउंड का शुद्ध अधिशेष रह जाता था। अधिशेष की यह रकम वस्तुओं के रूप में इंग्लैंड भेज दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भी निजी धन कमाते थे, जिसे वे अपने देश को भेजते थे। ऐसे भेजे गए धन की सीमा कुछ अनुमान बंगाल के तत्कालीन गवर्नर हैरी वेरेल्ट द्वारा संकलित 1766 और 1768 के बीच के 3 वर्षों में हुए आयात निर्यात के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों के अनुसार उक्त 3 वर्षों में कुल 64,24,375 पाउंड के माल का आयात हुआ और 53,11,250 पाउंड के माल का निर्यात हुआ। इस तरह 46,86,875 पाउंड का अथवा औसतन 15 लाख पाउंड का वार्षिक अधिशेष रहा। इस प्रकार होने वाली निकासी के परिणाम बाद के वर्षों में अधिक बढ़ता गया। बात सरकार के विरुद्ध जाने के लिए राष्ट्रवादियों के आंदोलन का आधार बना। ये जो रिपोर्ट आया, इसके वजह से जो है सो यहाँ पर आंदोलन जो है तेज हो गए। विलियम डिग्बी ने अनुमान लगाया कि कदाचित पलासी और वाटरलू की लड़ाई के बीच 1 अरब पाउंड की रकम भारत से निकलकर अंग्रेजी बैंक में पहुंचाएगी। प्रोफेसर फर्बर ने 10 व्यापारिक मौसमों में हुए व्यापार के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि इससे तो संदेह नहीं है कि भारतीय धन की जिस तरह से निकासी ऊपर वर्णन किया गया है वास्तव में होती भी, किंतु यह निश्चित है कि यह बहुत अधिक हद तक नहीं पहुंची थी। 1888 से लेकर के 93 की अवधि में प्रतिवर्ष 19 लाख पाउंड से अधिक रकम पश्चिम की ओर निकासी से अधिक की कल्पना उचित नहीं ठहराई जा सकती। जॉन स्ट्रेसी का मत है कि प्रोफेसर फर्वर की बात ठीक ही है, क्योंकि इस आधुनिक तथा अमेरिकी खोजकर्ता का रकम कम करके बताने में कोई स्वार्थ नहीं है। विद्वानों के अनुसार 1895-96 में भारत ने इंग्लैंड को 50 करोड़ से अधिक 50 करोड़ से अधिक भेजे। इसके अलावा इनाम, ग्रेचुइटी, पेंशन आदि के रूप में सेना के लिए की गई खर्च थे जो प्रतिवर्ष देने पड़ते थे। यह राशि लगभग 10 वर्षों में 1887 तक 26 करोड़ और अगले 10 वर्षों में 1900 से लेकर 1901 तक 35 करोड़ से अधिक थी। हैंडमैन ने प्रति वर्ष वास्तविक निर्गम 300 लाख बताया है। मैकलिन ने लिखा है कि भारत इंग्लैंड को प्रतिवर्ष 3 जो है आपका 380 ठीक है की राशि भेजता था, जिसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता था।
टीडियों की तरह अंग्रेज भारत के धन को चाट गए और भारत में दरिद्रता फैला दी। मतलब इतना ज्यादा धन का उन्होंने शोषण किया, बहुत ज्यादा धन का शोषण किया। यहां से काफी ज्यादा धन जो है इंग्लैंड चले गए। धन निर्गमन तथा भारतीय नेतागण, भारत के दो नेताओं दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानाडे ने धन निर्गम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नौरोजी ने पॉवर्टी इन इंडिया और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निर्गम के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं उससे भारत के समाज और अर्थव्यवस्था में एक क्रांति आई। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम बताया कि भारतीय अर्थतंत्र भारी आर्थिक निर्गम का शिकार है। ब्रिटिश अधिकारियों को दिए जाने वाले पेंशन, ब्रिटिश सेना को भारत में रखने के लिए युद्ध मंत्रालय को दिए जाने वाला धन, इंग्लैंड में भारतीय शासन पर होने वाले व्यय तथा अंग्रेज व्यापारियों द्वारा भारत से इंग्लैंड भेजी जाने वाली अपनी अर्जित आय के रूप में भारत की विपुल संपत्ति देश से बाहर खींची जा रही थी। इस कारण भारत का आर्थिक ह्रास होता गया और इसके नागरिक गरीब होते गए। उन्होंने यह भी कहा कि धन निष्कासन इस कारण भी हुआ क्योंकि भारत के प्रशासन में अधिक से अधिक जो है सो अंग्रेज थे, तो स्वाभाविक है यहां से धन जाना। नौरोजी ने कहा कि यह सही है कि मुगलों ने भारत की जनता को लूटा, किंतु उनके लूट का धन भारत में ही रहा, जो यही किसी न किसी रूप से खर्च हुआ। किंतु उनके लूटने का धन है ना, किंतु देखिएगा कि यदि अंग्रेज ने जो लूटने का काम किया वो यहां से बाहर गया। पहले के शासकों ने भारी कर लगाए, लेकिन इन करों की आय को भारत में ही खर्च किया गया। अंग्रेजों के शासन में यह आय जो है सो भेज दी जाती थी, यहाँ जो इनकम होता था उसको वो इंग्लैंड भेज देते थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर था। अंग्रेजों ने देश को अधिक लूटा, उसने भारत की अर्थव्यवस्था के मूल का जो जड़ था उसको हिला दिया, देश को ही हिला दिया। जैसे कुटीर उद्योग यहाँ के बर्बाद हो गए, यहाँ का व्यापार वाणिज्य चौपट हो गया, यहाँ के बाजार पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। महादेव गोविंद रानाडे ने भी धन निर्गमन पर अपना मत व्यक्त करते हुए स्वीकार किया कि भारत की समस्त आय का 1/3 जिसको बोलते हैं 1/3 से भी अधिक भाग किसी न किसी रूप से इंग्लैंड जाता रहा। किंतु उन्होंने भारत की निर्धनता के संबंध में दादा भाई नौरोजी के धन निर्गम सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारत की पिछड़ी कृषि को भारत की निर्धनता का मूल कारण बताया। यानी महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं कि भारत की निर्धनता का मूल कारण है यहाँ के कृषि का पिछड़ापन। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, धन निर्गम का प्रभाव क्या पड़ा? धन निर्गम ने इंग्लैंड और भारत दोनों को प्रभावित किया। भारत की लूट से जहां इंग्लैंड का धन संपूरित हुआ, वहां भारत निर्धन और खोखला हो गया। दास पुरी चोपड़ा ने लिखा है कि जितनी संपत्ति 200 वर्षों के दौरान भारत से ले ली गई, यदि वह इसी देश के लोगों के कल्याण पर खर्च की गई होती तो उनकी हालत उससे कहीं भिन्न होती जिससे वे बाद में पहुंचे। इंग्लैंड का प्रभाव, डॉक्टर ताराचंद के शब्दों में भारत से होने वाली धन का निकासी ने इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में योग दिया। यदि एक और भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट पहुंचाए तो उन्होंने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया। विकास का युग प्लासी की लड़ाई के बाद इंग्लैंड का जो भव्य औद्योगिक ढांचा अस्तित्व में आने लगा, वह प्रधानतः भारतीय उत्पादनों के अवशेषों पर ही निर्मित हुआ था। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि बंगाल की लूट शासन के प्रारंभिक चरणों में ही कंपनी के कर्मचारियों का लूट में जो धन मिला, उससे औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ और धन ने औद्योगिक उत्पादन को आवश्यक शक्ति और प्रेरणा प्रदान। कहने का मतलब है कि यहाँ के धन ने इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसको एक नया आधार देने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है। अब हम देखते हैं भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। धन निकासी ने भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्गति कर दी। इसके कई परिणाम भारत को भुगतने पड़े। अब धन निर्गम के कारण भारत में पूंजी का संचय ना हो सका,
आर्थिक साधन नौकरशाही के खर्च जुटाने के साधन थे। भारत के लिए उनका उपयोग नहीं किया गया। अगर भारत के पास पूंजी रहती तो उसका उपयोग कृषि, व्यापार, उद्योग आदि में किया जा सकता था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। भारत से धन निकलने के कारण जहां इंग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया, वहां भारत में घट गया। भारत के औद्योगिक उत्पादन में कई बाधाएं उपस्थित हो गई। भारत से ही सामान लेकर इंग्लैंड ने सामानों का उत्पादन किया, यानी कच्चे माल लेकर के, और भारत में उनका निर्यात करके इनके बाजारों को भर दिया। इससे भारतीय उद्योगों को विकसित होने का अनुकूल अवसर नहीं मिला। विदेशी सरकार की यह नीति थी कि भारत के लोग अपने देश के औद्योगिकरण की दिशा में अथासंभव पूंजी का विनियोग न कर पाए। भारत के धन से इंग्लैंड की पूंजी बढ़ी और वही पूंजी भारत में वापस आकर लोगों का शोषण करने लगी। इस पूंजी को भारत में प्रयुक्त कर अंग्रेज अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने लगे। 1900 ईस्वी में मैकलिंस ने ठीक ही लिखा कि भारत को समस्त आय का साधन इस देश को गिरवी रख दिए गए हैं, यानी भारत को समस्त आय के साधन इस देश को गिरवी रख दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में भारत पूंजी का संचय कर नहीं सकता, यानी ऐसा कंडीशन, ऐसा व्यवस्था बना दिया गया है कि भारत में पूंजी का संचय हो ही नहीं सकता। देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आर्थिक निर्गम ने नैतिक निर्गम को बढ़ावा दिया। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है कि देश में अंग्रेज अधिकारियों को नौकरियां दी गई, उनकी जगह भारतीय नौकरी कर सकते थे। वे नौकरी करके पूंजी जमा कर सकते थे और उसका उपयोग भारत में ही होता। अंग्रेजों को जहां नौकरियां के चलते अनुभव और योग्यता मिली, वहीं भारतीयों में इनका अभाव रहा। अनुभव तथा योग्यता का यह विकास नैतिक निर्गम ही था, जिसे भारत को पतनोन्मुख बनाया। इस तरह धन निर्गम ने वास्तव में भारत को आर्थिक दृष्टि से खोखला बना दिया। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तब उसे विरासत में विभाजित भारत के साथ साथ विपणन भारत भी मिला, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर भारत मिला। वही देश जिसको सोने का चिड़िया कभी कहा जाता था, वो निर्धन देश रह गया। अंग्रेजों ने इसको चूस करके खोखला कर दिया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंपटीशन के दृष्टिकोण से, जेपीएससी का मेंस के दृष्टिकोण से। तो इस टॉपिक को आप अच्छे ढंग से और भी अच्छी किताबों का सहारा लेकर के आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। ये जो धन का जो निर्गमन हुआ यहाँ से, उसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। सभी लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।